देखिए टॉपिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना में हम लोग ये देखते हैं कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है देन लाइट बेंड होता है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और इसके लिए एक लॉ होता है कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दैट इज μ1 साइन ऑफ आई इक्वल्स सेकेंड मीडियम का μ2 साइन आर, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां से ये ऑब्वियस है, अगर μ2 का वैल्यू बड़ा छोटा हुआ तो अगर μ2 छोटा हुआ तो एंगल आर बड़ा होगा ना। तो अब ये एंगल बड़ा होगा तो ये 90 के पास पहुंचेगा। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, एक स्पेशल केस, कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल 90 बन जाए। तो जिस एंगल पे ये 90 बनता है उस एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मीडियम μ1 साइन इसका एंगल आईसी, सेकेंड मीडियम μ2 साइन 90। तो यहां से साइन ऑफ आईसी का वैल्यू, so IC equal to साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, और ये कहलाएगा एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। लास्ट केस, इफ I ग्रेटर देन IC हुआ तो इस सिचुएशन में लाइट जो फर्स्ट मीडियम से आया था वो फर्स्ट मीडियम में लौट जाता है। तो ये फिनोमिना होने के लिए कंडीशन याद रखिएगा, μ2 छोटा होगा, μ1 बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो यहां भी ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल व्हेन μ1 ग्रेटर देन μ2, क्योंकि देखो μ2 छोटा है तभी तो एंगल बड़ा था। ये फिनोमिना के लिए कंडीशन में से याद रखिएगा। तो जब लाइट सेम मीडियम में लौट गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये बेसिक फिनोमिना है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो यहां हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें थोड़ा एकदम ध्यान से समझो कि एक स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, दूसरा TIR हुआ तो TIR का ये एंगल I इक्वल टू एंगल R, और क्रिटिकल एंगल हुआ तो ये। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है अदर देन ज्योमेट्री कुछ नहीं यूज होता है। यू हैव टू सेलेक्ट ओनली ज्योमेट्री एंड नथिंग मोर देन दैट। सिर्फ ज्योमेट्री यूज होगा, मतलब एंगल ड्रॉ करना है, एंगल का वैल्यू निकालना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे पहला, सिलेंडर कर्व ऐसे, देखिए ऐसा। ठीक है, इसमें बताया गया है स्मॉल d इज द डायमीटर, इट्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर जिसका एक रेडियस होगा r, जिसका एक रेडियस r, आउटसाइड एयर, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। ठीक है, नाउ आपको बोला गया इस साइड से लाइट गया इनसाइड, सिर्फ एक जगह नहीं होगा, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, पूरे इनसाइड से लाइट गया। ठीक है, सरफेस का नाम A, इधर वाले सरफेस का नाम B। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड मिनिमम म्यू such that light that is incident on surface A could only emerge out at B। मतलब हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा फॉर्मूला बेस्ड, बट फॉर्मूला के नाम पे अप्लाई करने के लिए क्या होगा, स्नेल्स लॉ। ये वाली कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन, तीनों में से कोई एक कंडीशन होगा। उसके बाद ज्योमेट्री एंड नथिंग मोर देन दैट, और ज्योमेट्री भी वही 9-10 लेवल का, इतना ही, ठीक है, इतने की ही रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचना है आपको। इधर वाले को हटा दें। चलो कॉन्सेप्ट चेक करें। चलो, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, और दोनों में कौन सा लेना है आप वो सोचो। द एक्सट्रीम पॉसिबल केसेस, एक लाइट ऐसा हो सकता है जो लास्ट इंच से गया, एकदम इसको टच करता हुआ गया, कटा हुआ है ये, यहां गया, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि TIR हुए बिना तो ये लौटेगा नहीं, फिर इस पॉइंट पे भी TIR होगा, उसके बाद लास्ट इंच से होते हुए ये आएगा। एक ये लाइट्स हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी दी है। चलो एक दूसरा पॉसिबिलिटी और सोचते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये होगा, ये इसको टच करते हुए गया लाइट, TIR हुआ, ऑब्वियसली देख के ये लगा सिमेट्रिसिटी मेंटेन होगा, और ये लाइट यहां से ऐसे बाहर निकला। बताइए, दो पॉसिबल केसेस समझ में आ गए सर? हाँ जी बोलो। सर कोई वेटिंग रूम में है सर? कोई नहीं है वेटिंग रूम में। सर सौरभ है सर। यस सर, हमको ही बोल रहा है सर। ना देखो एक बार फिर से क्वेश्चन यहाँ फिर से बताते हैं। क्वेश्चन था, एक ट्यूब बनाया गया है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट ट्यूब, जिस मटेरियल का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाकी सभी जगह एयर, ट्यूब का ऐसा शेप है, ठीक है ना। डायमीटर D गिवन है, इसका रेडियस R गिवन है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये बोला गया दैट इज कि आपको म्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना है सच दैट लाइट जो A वाले सरफेस से अंदर जाएगा और फाइनली वो लाइट B वाले सरफेस से बाहर आएगा, ये कंडीशन बोला गया, ठीक है। तो हम लोग पॉसिबल केसेस लेते हैं, एक्सट्रीम केसेस क्या क्या हो सकता है। तो एक्सट्रीम केसेस में दो ही पॉसिबिलिटी बनता है कि हो सकता है जो लास्ट इंच से लाइट गया वो इधर से होते हुए गया, ये लौटा, और दूसरा एक लाइट जो इसको टच करते हुए गया, ये यहाँ गया, सिमेट्रिसिटी को फॉलो किया, फिर लाइट ऐसे गया। अभी तक हम लोग को ये नहीं पता दोनों में से कौन सा लेना है, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल केसेस तो यही हो सकते हैं, तो बाकी बीच वाले के लिए जनरल केस हो जाएगा, ठीक। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला जाएगा है आपको म्यू का वैल्यू मिनिमम लेना है,
ठीक है, तो म्यू का वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब एंगल बड़ा होगा या एंगल छोटा होगा। क्रिटिकल एंगल, तो याद को क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन था? जैसे यहां से एक लाइट आया और यहां से सपोज कोई एंगल बनाया थीटा, ये थीटा को क्रिटिकल एंगल बना लो, और क्रिटिकल एंगल जस्ट थोड़ा बड़ा तो लगभग क्रिटिकल एंगल, तो भी तो टी आई आर होगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो सॉल्व करने के लिए डायग्राम थोड़ा सा बदल दीजिएगा, क्वेश्चन का डायग्राम अलग लिखिएगा, सॉल्यूशन के लिए नया डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बस जनरल एक केस निकाल के देखते हैं, फिर वहां से डिसाइड करते हैं। तो बताओ इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? टी आई आर हुआ क्रिटिकल एंगल कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या लेंगे? 90। चलो फॉर्मूला बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन थीटा, आउटसाइड में एयर है तो 1 साइन 90, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1/μ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आओ, आपको म्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो बताओ, तो क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग म्यू का वैल्यू मिनिमम होगा तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बिल्कुल, फॉर मिनिमम म्यू थीटा शुड बी मैक्सिमम। ये कंक्लूजन समझ में आया? ये कंक्लूजन समझ में आया? अब उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बताओ, अपने को टी आई आर के लिए ये थीटा चुनना चाहिए था या यहां जो एंगल बनेगा अल्फा उसे चुनना चाहिए? क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन होगा ना, दोनों तो साइमल्टेनियस होगा नहीं, एक ही होगा। तो अपने को थीटा चुनना चाहिए या अल्फा चुनना चाहिए? अब उसका रीजन यहां से डिसाइड करना है। म्यू मिनिमम निकालना था तो थीटा बड़ा होना चाहिए। तो बताओ एंगल वाइज डायग्राम ही देख के बताओ, थीटा बड़ा होगा या अल्फा बड़ा होगा? थीटा बड़ा होगा, थीटा ही बड़ा होगा ना। तो हम लोग को रिफ्रैक्शन का पॉइंट कौन सा लेना चाहिए था? पॉइंट एम को सेलेक्ट करना है या पॉइंट एन को? एम। तो यही एक क्रूशियल पॉइंट होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बस यही क्रूशियल पॉइंट होता है कि आपको सिलेक्शन कौन से पॉइंट का करना है। एक बार फिर से मैं आता हूं क्वेश्चन पे, शुरुआत से फिर से, हाँ, ताकि देखो जो मेन, देखो इजी क्वेश्चन रहेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे वो बन जाएंगे आपसे। क्योंकि उन फॉर्मूला बेस्ड में करना क्या होता है, क्वेश्चंस दिया जाएगा तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ लगाओ, या टी आई आर का कंडीशन होगा तो क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन लगाओ, दो के अलावा तीसरा नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला दो ही लगता है। अगर दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा कैसे सोचते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। देखो क्वेश्चन पाइप था, ठीक है, बोला गया इस पॉइंट से लाइट ऊपर गया। जब लाइट ऊपर गया तो आपको निकालना है म्यू का मिनिमम वैल्यू such that light that is incident on the surface at A could only emerge out at B। मतलब जो इधर से गया सब जगह टी आई आर होगा और फाइनली लाइट बी से निकलेगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो म्यू मिनिमम के लिए अगर टी आई आर आपको देखना है तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा थीटा, तो हम लोग लिखेंगे म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1, बाहर का एयर, साइन 90 क्रिटिकल एंगल का कंडीशन, ये मिला। तो इस फॉर्मूले से हम लोग को ये समझ में आया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम म्यू देखना है तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम देखना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम थीटा वाला लाइट अगर टी आई आर किया तो कम एंगल वाला लाइट भी तो टी आई आर करेगा। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग को ढूंढना पड़ेगा थीटा मैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थीटा के लिए पॉसिबिलिटी जो बनता है लाइट का, तो यहाँ पे दो लाइट का पॉसिबिलिटी बनता है, एक इस इंड को टच करके जाने वाला, एक इस इंड को टच करके जाने वाला, दोनों के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक डायग्राम हो सकता है। तो आपको बस ढूंढना है थीटा का वैल्यू बड़ा किस में होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा कि ये वैल्यू बड़ा होगा, एम वाला। तो मतलब आप कंसीडर करना है एम का केस।
समझ में आया? तो अब उसके बाद तो इजी हो गया। एट एम हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/sin थीटा, यही ना? हाँ, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस अब ढूंढो, थोड़ा सा मैथ पे मेहनत करना है। इसको ऐसे लेके ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन होगा। सेंटर, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? आर, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद बताओ ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये वाला रेडियस हो गया, और ये वाला क्या हो गया? विड्थ। ये आर प्लस डी हो जाएगा। और ये थीटा है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल का नाम देते हैं CMC बना देते हैं। तो ट्रायंगल CMC में आपको थीटा निकालना है, हाइपोटेनस पता है, और परपेंडिकुलर पता है आर। तो साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेनस आर प्लस डी, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू आर प्लस डी अपॉन आर, 1/sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ बेसिक फंडा समझ में आ रहा है? डायग्राम देखे क्या लगा है? ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है? तो यहाँ तो म्यू मिनिमम के लिए थीटा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा थीटा वाला निकाल लिया हम लोग। ये फंडा क्लियर है? चलो एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर इजी वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर इजी वाले क्वेश्चन देख के लगेगा हाँ ये सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। ये डायग्राम नोट कर लिए, हटा दे। ये क्वेश्चन जो है ये जेई एडवांस में आया हुआ था। जी हाँ, ठीक है, मतलब लॉजिक आपको बस ढूंढना है, एक एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, देखो इट्स ए कॉइन, देखो जी यहाँ पे क्या है? एक कॉइन है, कंटेनर कॉइन। ठीक है, और यहाँ पे ये लेंथ का वैल्यू है 100 cm। ठीक है, और ये लेंथ का वैल्यू भी दिया है 100 cm, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ये कॉइन दिखेगा, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में है। ठीक है, अब क्या हुआ? कॉइन को हम लोग एक नई जगह शिफ्ट कर देते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो मुझे बताओ क्या उस आई से ये सेकंड कॉइन दिख पाएगा? आई नहीं, आई तो इसी पॉइंट से देखेगा ना, देखने वाला आदमी यही है। ये होल ऐसा ही है, कितने एंगल पे है? 45, इक्वल लेंथ है ना 45। तो इस आई से ये कॉइन दिख पाएगा या नहीं? नहीं, तो कॉइन का नाम ए बनाते हैं, दिस कॉइन का नाम बी बनाते हैं। कॉइन बी इज नॉट विजिबल डेफिनेटली, और कॉइन बी का ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, द डिस्टेंस इज
25 cm, डिस्टेंस इज 25। पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ, फिर लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, ठीक है। नाउ यहाँ एक पर्सन है, वो पर्सन चाहता है उस आई से, आई वाला जो पर्सन है वो चाहता है इसको देखना, बट नॉट विजिबल। तो विजिबिलिटी करने के लिए वो क्या किया, यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया। अब लिक्विड फिल करना चालू किया, ठीक है। लिक्विड मीन्स वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एयर का 1, वाटर का 4/3, ये फिक्स वैल्यू होता है। ग्लास के लिए 1.5, कुछ कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में डाटा नहीं देगा तो वो याद रखो। वाटर 4/3, ग्लास 1.5, अब बाकी कुछ होगा तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये पानी फिल करना स्टार्ट किया। तो पानी जब फिल करना स्टार्ट किया तो एक पार्टिकुलर हाइट तक जब पानी फिल किया तो ये कॉइन दिखने लग गया। तो वो हाइट का वैल्यू क्या होगा जितना उसे पानी फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, अब इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं। I can't see coin B directly. To view it, water is filled. Find height up to which water is filled to view coin. एकदम सेम, सिमिलर टाइप। इस वाले को हटा दें। पहले क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर सॉल्व करना सिखाते हैं। और फिर भाई क्वेश्चन का डायग्राम अलग करेंगे, सॉल्व करने का डायग्राम आप लोग अलग करेंगे। मतलब इन सब से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेकिन कुछ बीच के स्टेप्स आप कुछ ऐसे सीखेंगे जो आप छोटे छोटे स्टेप्स में बाकी जगह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंशनली मैंने जानबूझ के थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया, ठीक है, ताकि बीच का कैलकुलेशन के अलावा बाकी कुछ चीजें आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नोटेड? चलो अब सॉल्व करना। फर्स्ट थिंग कि ये कॉइन बी जो पहले नहीं दिख रहा था, पानी डालने के बाद या वाटर डालने के बाद अब क्यों दिखेगा? एक रिफ्रैक्शन तो पड़े थे, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होना चाहिए, लेकिन बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल के लिए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखो ये लाइट तो ऐसे ही जा रहा था, ये तो ऐसे ही जाता, लेकिन वाटर डालने से क्या होगा कि अगर किसी लेवल पे वाटर मिल गया तो यहाँ पे नॉर्मल जब मिलेगा, नॉर्मल, और ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, तो लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। और टुवार्ड्स नॉर्मल जाने वाला लाइट अगर यहाँ पहुंच गया तो
तब दिखेगा, तब दिखेगा। तो आपको लाइट को यहां पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक पार्टिकुलर एंगल यहां पे मिलेगा तभी ये पहुंचेगा। अब सब जगह डालेंगे तो एग्जैक्टली वही नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए हाइट एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बेसिक फंडा क्लियर? चलो, तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और इन सब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाओगे रिफ्रैक्शन का फंडा है। ठीक है, मतलब स्नेल्स लॉ लगेगा, CIR वाला कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगेगा और सिर्फ ज्योमेट्री। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, पॉइंट का नाम ए। ठीक है, आप ये हाइट का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब उसके बारे में थोड़ा सोचो। 90 बना दिए। ठीक है, तो ये बताओ कि ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, तो ये एंगल पहले कितना था बताओ? 45। बहुत बढ़िया। तो जब ये 45 था तो ये एंगल का वैल्यू आर क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? स्नेल्स लॉ लगा के कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब उसके बाद ये हाइट चाहिए, तो आपको ये एंगल पता है, हाइट निकालना है, तो एटलीस्ट ये बेस पता होगा तब ना। तो ये बेस पता होगा तब ना आप लगाएंगे। तो अब आपका जो मेहनत करना होगा, ये जो बेस वाला लेंथ है, उस बेस वाले लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और यही ज्योमेट्री आता है बस। ठीक है, चलो बताओ कैसे करना पड़ेगा, अब ये बताओ। ये कितना है? 100, ये 25, तो बचा हुआ टोटल लेंथ कितना होगा? 75। ठीक है, तो ये बी से ये लेंथ है 75 cm। ठीक है, लेकिन अपने को तो ये लेंथ चाहिए था, तो ये लेंथ चाहिए होगा तब ना। इस पॉइंट का कोई नाम बना दे, सी, इसका नाम डी। ठीक है, और थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं। देखो, दिस वन बी, इसका नाम ए, लाइट यहां से ऐसे जा रहा था। ठीक है, बी का डिस्टेंस यहां बनाते हैं। ठीक है, और ये लाइट फाइनली यहां पे आई था जिसको देखना था। दिस लेंथ वाज 100, ये लेंथ भी 100 था। अब ए से बी का लेंथ 25 cm, लेकिन अब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट डायरेक्टली बी तक पहुंचा। ठीक है, और बी तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ा। ठीक है, और हम लोगों को इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या पता था? ये एंगल 45, नीचे वाला एंगल भी 45, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू आर, जिसका आप स्नेल्स लॉ का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम ए बी, इसका नाम डी, इसका नाम सी, इसका नाम एम बना लो। नाम में कोई दिक्कत नहीं। तो इस ट्रायंगल में आपको ये हाइट एच निकालना है, तो हाइट एच निकालने के लिए ये पता है, तो या तो हाइपोटेनस निकाल लो या फिर परपेंडिकुलर निकाल लो, तभी काम बनेगा। चलो, 100, 25, तो बी टू डी का डिस्टेंस 75, तो अपने को ये चाहिए होगा, बेसी लगा पता चलेगा। तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी, मतलब ये लेंथ इक्वल, तो ये टोटल लेंथ तो दिया है ना 100,
और ये हाइट कितना है h, ये बचा हुआ 100 माइनस h, ठीक है। तो ये 45 है, ये एंगल भी, तो बताओ ये लेंथ, C2D का लेंथ, अपने को मतलब इससे थोड़े ना था, अपने को लेंथ किससे मतलब था, BC, BC का वैल्यू क्या हुआ, B2D 75, CD 100 माइनस h, तो BC का लेंथ 75 माइनस 100 माइनस h, तो h वाला प्लस में h माइनस 25, BC समझ में आया। हाँ, तो स्टेप क्या होगा, पहले आर्क निकालेंगे स्नेल्स लॉ से, और यहां पे फिर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट लेंदी है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे पॉइंट M पे स्नेल्स लॉ, दैट इज एयर है, इसमें म्यू का वैल्यू 4/3, दैट इज 1 sin 45 इज इक्वल टू 4/3 sin r, तो यहां से sin r का वैल्यू 3/4 sin 45 1/√2, इक्वेशन 1, ठीक है। तो उसके तरह से साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, तो tan थीटा निकाल सकते हैं। तो अगला स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan r इज इक्वल टू BC/h, और ये BC का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, दैट इज h माइनस 25/h इज इक्वल टू tan r, साइन r का वैल्यू पता है तो वहां से tan r भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट सिखाना था उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। बताओ, नोट कर लिया, क्वेश्चन हटा दे। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं। नोटेड। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का देखते हैं। हटा दे इसको, ओके।
चलो, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो तो समझ में आ गया। अब देखो इजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ लाइट, ठीक है, अगर मान लो कोई स्विमिंग पूल के नीचे कोई लाइट लगा दिया, तो एक बल्ब मैंने लगा दिया, पानी है स्विमिंग पूल पे, तो दिखेगा क्या? स्विमिंग पूल के बाहर से देखते तो क्या दिखेगा? लाइट तो दिखेगा। ठीक, तो ये लाइट एक छोटे सी जगह में दिखेगा कि पूरे पूल में दिखेगा? पूरे पूल में। ठीक है, तो मान लो ऐसा होता तो कोई आदमी मेहनत करके जो सी है या कोई बड़ा सा लेक है उसके बॉटम पे लाइट लगा देता एकदम नीचे जाके, तो पूरा सी लेवल रात में लाइट दिखता। होता है क्या? नहीं नहीं। अब एक्चुअली होता क्या वो देखो, अगर आप किसी भी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अगर लाइट ऑन कर देते हो, नीचे ले जाके पानी के अंदर लाइट ऑन कर देते हो, तो होता क्या है कि यहाँ पे ऊपर में एक सर्कुलर रीजन बनता है, सर्कल। तो इसी रीजन पे लाइट दिखेगा, बाकी जगह कहीं लाइट नहीं दिखेगा। ऐसा होता है। अब क्यों होता है वो बताओ। ये देखो, जो लाइट यहां से गया वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम गया, तो जो लाइट बाहर निकला वो तो दिखेगा लाइट, और जो लाइट बाहर नहीं निकला वो नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा साइड में जाते हैं, तो ये बताओ ये एंगल वही रहता है या एंगल बदलता रहता है? बढ़ता है या घटता है? अवे जाएंगे तो, अवे जाएंगे तो ये एंगल बढ़ेगा। और हम लोग मूव क्या कर रहे हैं, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू रेयर। तो याद है एक क्रिटिकल एंगल आता था, क्रिटिकल एंगल में क्या होता था, लाइट पैरेलल हो गया तो ये लाइट बाहर तो नहीं निकला, लेकिन इसके बाद बड़ा एंगल हो गया तो लाइट रिटर्न्स बैक, लाइट रिटर्न्स बैक। तो जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं आएगा तब तक लाइट पहले वाला बाहर निकलेगा। अच्छा इसका शेप फिर कैसा होगा, सर्कुलर बनेगा या कोई दूसरा शेप बनेगा? 3D में विजुअलाइज करो, इस पॉइंट के नीचे बल्ब है, ठीक है, ये दूसरा पेन है, इसके नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट्स क्रिटिकल एंगल, इस पेन के नीचे के साथ जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल। तो इसके बाद तो देखना ही नहीं है। उसके पहले वाला, इस पेन वाला लाइट बाहर निकला, इधर भी अप टू क्रिटिकल एंगल, तो दो लाइन तो समझ में आ गया। सेम 3D में अगर विजुअलाइज करें तो इधर भी तो आएगा, इधर भी आएगा ना, तो चारों तरफ से ना होगा, तो अपने को कौन थोड़ा दिखेगा, जाता हुआ लाइट नहीं दिखेगा, अपने को बस टॉप सरफेस दिखेगा। तो टॉप सरफेस कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। ये फंडा क्लियर हुआ? हाँ चलो, अब क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा था, अगेन सॉल्व करने का मेथड ओनली यू हैव टू यूज द ज्योमेट्री एंड स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, a bulb is kept at the bottom of pool having water at height 24 meter. Find the area of pool surface that is illuminated. Refractive index of water 4/3.
पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए समझ में आ गया या नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए समझ में आ गया या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? चलो अब इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदलते हैं। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम। बल्ब है, पानी है, पानी का हाइट दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां बोलेगा कि अगर हम लोग इस पुल के ऊपर में ठीक है एक सर्कुलर फॉर्म का बोट रखते हैं, एक बोट डालते हैं, ठीक है, उस बोट का एरिया क्या होना चाहिए कि नीचे का लाइट बाहर न दिखे। तो जो लाइट बाहर जा रहा था बस उतने एरिया तक बोट का एरिया हो जाए, तो ये लाइट तो बाहर निकला नहीं और इधर वाला लाइट तो वैसे भी नहीं निकल रहा था। पूछने का मेथड बदलेगा ना, तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो बताइए डायग्राम कैसा होगा। देखो ग्राउंड लेवल, एक बल्ब, पुल का हाइट, और अपने को कौन सा लाइट को ध्यान देना है, क्रिटिकल एंगल वाले लाइट को, आईसी, और निकालना क्या अपने को, एरिया। तो इस फॉर्म में सर्कल बनेगा, तो अगर आप इस रेडियस को निकाल लेंगे तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। चलो अब रेडियस कैसे निकालेंगे ये बताओ। हाइट पता है, रेडियस निकालना है, तो आपको ये एंगल चाहिए कि नहीं। तो पहले आईसी निकालो, उसके बाद रेडियस, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। इस पॉइंट का कोई नाम बता देते हैं। हाँ, इसका नाम ए बनाते हैं, इसका नाम सी बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। हाँ जी आया। एक एक करके पहले पॉइंट सी पे स्नेल्स लॉ लगाओ और एंगल आईसी का वैल्यू निकालो एट सी, स्नेल्स लॉ। तो देखो ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो जिस मीडियम से लाइट आया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 साइन ऑफ आईसी। सेकेंड मीडियम एयर मतलब 1 साइन 90। तो यहां से साइन ऑफ आईसी का वैल्यू 3/4। ठीक है, और साइन थीटा का राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बिल्कुल,
अब थोड़ा सा वो लगा लो P/H, तो कंपैरिजन में P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 4, बेस का वैल्यू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 माइनस 9√7, ये ठीक है। चलो अब आपको निकालना है रेडियस, तो ट्रायंगल चुनेंगे कौन सा, ABC। अब बताओ रेडियस निकालना है, हाइट पता है कौन सा, tan ऑफ IC, बिल्कुल tan ऑफ IC परपेंडिकुलर बाय बेस H, बेस इज H। तो यहां से आएगा वैल्यू H tan IC, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना एरिया πr स्क्वायर πH स्क्वायर tan ऑफ IC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, पाई हाइट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, 24 स्क्वायर tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस √7, (3/√7) का स्क्वायर, ठीक है, दैट्स 9/7। हो जाएगा सॉल्व। कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलो नोट हो गया। चलो एक क्लास 10th का फंडा याद दिलाते हैं। एक टर्म सुने थे, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। चलो पहले बताते हैं क्या होता है। एक कंटेनर में वाटर डाल दिए या कोई लिक्विड डाल दिए ट्रांसपेरेंट, नीचे एक कॉइन डाल दिए, हाइट ऑफ द वाटर इज h। अब होता क्या है कि जब आप यहां ऊपर से इसको देखते हैं तो कॉइन थोड़ा ऊपर दिखता है हाइट से, कॉइन थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन ये, और इस पॉइंट पे दिखा, दैट इज द एपरेंट पोजीशन। तो इसका मतलब इसके लिए जो हाइट होगा y, ठीक है, इस y का नाम क्या कहेंगे, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एंड h इज द रियल डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में फॉर्मूला क्या था, कुछ तो रिलेशन था, क्या था, भूल गए, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, फॉर्मूला याद आया। चलो अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, एपरेंट डेप्थ मतलब कॉइन ऊपर क्यों दिखता है, कॉइन ऊपर क्यों दिखता है, ऊपर दिखता है ना, क्यों दिखता है, बस चैप्टर का नाम है कि फ्रैक्शन है, आना ही है। देखो यहां हम लोग करेंगे क्या, यहां से लाइट ऐसे गया, ये लाइट इधर गया, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और लाइट जाएगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये लाइट यहां से ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये लाइट जब ऐसे घूमेगा तो अगर किसी से पूछा जाए तो ये लाइट यहाँ पे देखने वाला आदमी जो है वो क्या बोलेगा कि लाइट इस पॉइंट से आ रहा है या इधर से पीछे से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है।
तो यहाँ वाले पर्सन को कॉइन इस लेवल पे दिखेगा ना, नीचे नहीं। दैट इज वाई द एपरेंट डेप्थ, और थोड़ा ऊपर ही जाएगा तो वो एपरेंट डेप्थ। अच्छा, अब ये बीच का जो गैप होता है उसका नाम कहते हैं हम लोग शिफ्ट। कितना हाइट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे इस शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, h माइनस वाई, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो यहां से बताओ एपरेंट डेप्थ का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, रियल डेप्थ बाय म्यू। तो रियल डेप्थ था h अपॉन वाई, वाई का वैल्यू h बाय म्यू, तो इट इज h माइनस h बाय म्यू। h कॉमन आएगा तो 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये क्लास 10th वाले में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्लास 10th वाले में जो यही पार्ट था ना पढ़े थे, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये फंडा क्लियर। तो इसका मतलब अगर आप एयर से देखेंगे कोई डेंसर मीडियम है तो ऑब्जेक्ट आपके पास दिखेगा या आपसे अवे दिखेगा, ऑब्जेक्ट आपके पास दिखेगा, बिल्कुल सही। और कितना पास दिखेगा, इतना ही पास, इतना ही पास दिखेगा ना। h क्या है, एक्चुअल हाइट, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही। क्या ये फॉर्मूला 10th में पढ़े थे तुम लोग, हाँ वो 10th वाला फॉर्मूला था। हम लोग अभी 12 में स्टार्ट किया, अभी 10th में ही आते हैं, 12 वाला अगली क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, देखो 10th वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते थे लेकिन बनता था। फोकल लेंथ 40 cm, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सर वो शिफ्ट वाले पे लिखना है 90 cm। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आपका है म्यू का फॉर्मूला, ये 10th में पढ़े थे, ये फॉर्मूला अभी नहीं बता रहे हम लोग, 10th का फॉर्मूला था। शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये कितना ऊपर दिखेगा, मतलब ये गैप का नाम शिफ्ट। तो ये हाइट h है, ये y है, तो घटाएंगे तो h माइनस वाई, h माइनस वाई, h तो वही है। और यहां से बताओ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y ऊपर ले जाएंगे, म्यू को नीचे ले जाएंगे, h बाय म्यू, तो वैल्यू पुट कर दिए, तो h कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब कंक्लूजन कि अगर आप रेयर मीडियम से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देगा या अवे, सामने। ठीक है, इतना ही कंक्लूजन अभी निकालें। ठीक है, अब क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन बनता था, पूछा नहीं गया था अलग बात है। ठीक है, अब देखो भाई अभी 10th वाले कॉन्सेप्ट में ही हम लोग हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 90, फोकल लेंथ 40, तो सिंपल क्वेश्चन ये, क्या जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है क्या इसी पॉइंट पे इमेज बनेगा, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है क्या सेम पॉइंट पे इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है। तो ये तो सेंटर नहीं है, सेंटर डिस्टेंस में ट्वाइस फोकल लेंथ, 80 सेंटीमीटर पे कहीं सेंटर होता, सेंटर पहले था, सेंटर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, आर इक्वल टू 2f 80। तो ऑब्जेक्ट जहां पे है इमेज वहां नहीं बनेगा। डन। चलो क्वेश्चन ऐसा, यहां पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब डाला गया जिसका एक थिकनेस c है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्वेश्चन इज फाइंड
thickness of slab such that object and image coincide। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक स्लैब डाला गया, स्लैब का थिकनेस T है, थिकनेस का वैल्यू निकालना है सच दैट जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज। पहले क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करने की बहुत मेहनत नहीं करना है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आसानी का मतलब 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन लिख लिए? चलो अब बताओ ऑब्जेक्ट इमेज पे कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है। और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस लेते हैं, वो कहां से लेते हैं? पोल से। बहुत बढ़िया। तो यहां तो पोल ये कहलाएगा, तो पोल पे कोई एक आदमी को बैठा दो, ठीक है। जब ये स्लैब नहीं था तो इस आदमी से पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो बोलेगा 90 सेंटीमीटर पे। अब इससे बोला गया जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बना, कैसे? तो ये बोलेगा ये स्लैब आने की वजह से ऑब्जेक्ट इतने 90 सेंटीमीटर पे है या थोड़ा पास आ गया? कितना पास आएगा? अगर ऑब्जेक्ट 10 cm पास आ गया तो पोल वाले पर्सन को ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा? सेंटर पे। तो इमेज भी कहां पे बनेगा? फंडा क्लियर? ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? तो आंसर बस बताएंगे, ऑब्जेक्ट, कंफ्यूजन नहीं है ना, एंड इमेज coincide if object lies at center of curvature। कॉन्सेप्ट यही है। अब सॉल्यूशन। ड्यू टू स्लैब, if object shifts by 10 cm towards, then it appears at center। ठीक है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला ये था, तो उसके बाद आप लिखेंगे शिफ्ट फॉर्मूला h1 - 1/μ। फॉर्मूला लिख लिए? चलो बताओ शिफ्ट का वैल्यू क्या बनाना है? 10 cm, थिकनेस T, हाइट मतलब थिकनेस था यहाँ पे T, 1 - 1/1.5। तो यह सिंप्लीफाई कर दीजिए, tan = T 1.5 - 1, दैट 0.5/1.5। तो T = पॉइंट हट जाएगा, tan × 15/5, 30 cm। ये वाला फंडा समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन?